हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 7 दैट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 3। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स। वही हमें जो बायोडाइवर्सिटी अर्थ पर कि वो आप 9th क्लास में पढ़कर आए हैं कि मिलियंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज प्रेजेंट ऑन अर्थ, जिनमें से आधी जो बायोडाइवर्सिटी है हम उनके नाम भी नहीं जानते, उनके बारे में भी नहीं जानते, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। और जितने हमें पता है वो उन सबको पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया कि सभी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया ताकि उनकी स्टडी क्या हो सके, इजी हो सके। और साथ में ही उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बना दिए गए। तो उन्हें कैसे क्लासिफाई किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। और यह किन आधार पर किया गया? उनके लक्षणों के आधार पर, जिन्हें हम कहते हैं करैक्टरिस्टिक्स। और हमने अरेंजमेंट कैसे किया? हिरार्कियल अरेंजमेंट किया कि हमने ऑर्डर और सीक्वेंस वाइज अरेंजमेंट किया। जैसे जैसे इवोल्यूशन होती गई, जो जो चेंजेस आते गए, हम सीक्वेंस वाइज उन जो भी हमें नई प्रजातियाँ मिलती गई हम उन्हें जो हमारी क्लासिफिकेशन है उसमें ऐड करते गए। तो बच्चों, यहाँ तक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द some important criteria for classification। तो फर्स्ट है बच्चों, a eukaryotic cell has membrane bound organelles including a nucleus which allows cellular process to be carried out efficiently in isolation from each other। तो बच्चों, क्या होता है कि जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है, वहाँ पर आप पहले ही पढ़ चुके हो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। यूकैरियोटिक सेल के पास वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा। इन न्यूक्लियस भी एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, जो कि क्या होता है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस किसे कहते हैं? जहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। ठीक है बच्चों, जो क्रोमोसोम है दे आर कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो वो क्या होगा? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस विच अलाउ सेलुलर प्रोसेसेस टू बी कैरीड आउट। और हर सेल इंडिविजुअली अपने जो सेलुलर प्रोसेसेस है उनको कैरी मतलब बेसिक अपने आप इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करता है। Therefore, organism which do not have clearly demarcated nucleus and other organelles would need to have their biochemical pathway organized in very different ways। तो बच्चों, जिन ऑर्गेनिजम्स के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस किन के पास नहीं होता बच्चों? हमने वो पढ़ चुके हैं, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो उनका जो बायोकेमिकल पाथवे होता है वो और जो यूकैरियोटिक सेल्स है उससे अलग तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, दिस वुड हैव एन इफेक्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सेल डिज़ाइन। इस तरह से हम देखते हैं कि जीवों के अंदर कुछ प्रोकैरियोटिक होते हैं, कुछ हमारे यूकैरियोटिक होते हैं। बेसिकली ज़्यादातर यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक बहुत ही कम है। तो इस तरह से सेल डिज़ाइन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। Further, nucleated cell would have the capacity to participate in making a multicellular organism because they can take up specialized function। तो बच्चों, अब यहाँ पर बात आ गई है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो बच्चों, यहाँ पर ये बातें दोबारा से दोहराई क्यों जा रही हैं? ये बातें इसलिए दोहराई जा रही हैं क्योंकि यहाँ पर आप किन आधार पर जो है जीवों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो मेन करैक्टरिस्टिक लिया गया है वो लिया गया है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब दूसरा जो करैक्टरिस्टिक लिया गया है वो है यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर। तो बच्चों, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ भी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं है, बस सारी बातों को मिक्स करके बता दिया गया है। तो आप जस्ट अपनी पिछली नॉलेज के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, This would have an effect on every aspect of cell design. Further, nucleated cell would have the capacity to participate in making a multicellular organism because they can take up a specialized function। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो सेल है, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर हमारा ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से हमारा एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। और हर जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर ऑर्गन अपना इंडिविजुअल काम करता है मिलकर। ठीक है, इंडिविजुअली जैसे स्टमक है डाइजेशन कर रहा है, हार्ट है, हमारा जो हार्ट है वो क्या कर रहा है? ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है। तो हमारे जो ऑर्गन है उन्होंने अपना काम संभाल लिया है, वह अपने अपने जो भी फंक्शंस है बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। लेकिन यूनिसेलुलर में हम पढ़ चुके हैं जैसे अमीबा, वहाँ पर एक ही सेल को क्या करना पड़ता है? अपना सारा काम करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, therefore न्यूक्लियस कैन बी बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो बच्चों, यहाँ पर बता दिया गया है कि न्यूक्लियस इसलिए हमें एक इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? जीवों को अलग अलग कर सकते हैं।
डू द सेल्स अकर सिंगली और आर दे ग्रुप टुगेदर एंड डू दे लीव एज एन इंडिविजुअल ग्रुप। तो बच्चों एक और जो यहाँ पर फर्दर बताया गया है कि सेल अकेला है या फिर ग्रुप में प्रेजेंट है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सेल की बात की जा रही है। सेल्स दैट ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो बच्चों हम पहले ही हमने जब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस पढ़ा था तो हम पढ़ चुके थे कि जो मल्टीसेलुलर है वहाँ पर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब ऑर्गेनिज्म में हर ऑर्गेन को काम डिवाइड करके दे दिया गया है। लेकिन यूनिसेलुलर में कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अमीबा अपना सारा काम खुद करता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि यही चीज़ें हमारा आगे जाकर आधार बनेंगी क्लासिफिकेशन का। तो बेटर है आप अभी इन चीज़ों को अच्छे से समझ लें, वरना फिर आगे आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है बच्चों, ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। Instead, groups of cells will carry out specialized functions. This makes a very basic distinction in the body design of organism. As a result, an amoeba and worm are very different in their body design. तो बच्चों जो सेकंड इन्होंने करेक्टर लिया है दैट इज़ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। फर्स्ट करेक्टर क्या लिया था, किस बेसिस पर हमने पढ़ा था ना कि जो हमारा फर्स्ट करेक्टर होना चाहिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे हमने पत्थर वाला एग्जाम्पल पढ़ा था कि जो नीचे वाला पत्थर है वो इतना फाइन होना चाहिए कि ऊपर वाले पत्थरों को क्या कर सके, उनको अरेंज, उनको रखा, मतलब उनकी एक सीक्वेंस में अरेंज करके रख पास के। ठीक है, तो लेकिन फर्स्ट यहाँ पर अगर हम करेक्टर ही गलत ले लेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो फर्स्ट करेक्टर हमने न्यूक्लियस ही ले लिया कि न्यूक्लियस के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को पहले ही अलग कर देंगे। फिर हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को ले लिया कि जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर उनको पहले ही हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, क्योंकि हमें क्लासिफिकेशन में ईजी बनाना है, ना कि मुश्किल बनाना है। जितना हम उसमें जो मेन करेक्टर्स लेकर उनको अलग करते जाएंगे उतना ही हमारी क्लासिफिकेशन ईजी और एक्यूरेट बनेगी। ठीक है बच्चों, Do organisms produce their own food through the process of photosynthesis? Being able to produce one's own food versus having to get food from outside would make very different body design. तो बच्चों तीसरा जो पॉइंट आ गया, अब आप यहाँ समझ चुके होंगे कि यहाँ पर क्या बता रहा है, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। तो अब तीसरे पॉइंट में इन्होंने प्लांट और एनिमल को क्या कर दिया है, डिफ्रेंशिएट कर दिया। मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें से प्लांट अलग कर दिए गए और एनिमल्स अलग कर दिए। किस आधार पर, खाना बनाने के आधार पर, कि पौधे अपना खाना खुद स्वयं बनाते हैं तो ऑटोट्रॉफ है, एनिमल्स अपना खाना स्वयं नहीं बनाते तो हेटरोट्रॉफ है। तो तीसरा करेक्टर जो इन्होंने लिया है बच्चों दैट इज़ ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ। ठीक है बच्चों, ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी। तो बच्चों तीसरा हमने जो लेवल, हमने जो पॉइंट लिया है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। भाई जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से है। of the animals, how does the individual body develop and organize its different part and what are the specialized organ found for different function। तो अब आप ये कहोगे कि हमारे शरीर में तो प्रॉपर तरीके से ऑर्गन प्रेजेंट है, पर ऐसा नहीं है, दूसरे भी ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन में ये देखना है कि ऑर्गन जो हमारे अंदर या फिर दूसरे जीवों में प्रेजेंट है वो किस तरह से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स में ही जाइलम और वेसल्स प्रेजेंट है जो एक तरह से सीक्वेंस में प्रेजेंट है। स्टेम के अंदर वो क्या करते हैं, पानी का ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो सिस्टम है बहुत ही अलग है। तो इस तरह से हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी डिटेल में आगे जाकर पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से पढ़ना क्योंकि बहुत ही आसान भी है और बहुत ही इजी है। आप एक बार इनको ज़रूर रिवाइज़ करना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।